नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। लव जिहाद बर्दाश्त नहीं। तो यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में लव जिहाद का बिल पास हो गया है और कोई भी अब इसके तहत शिकायत कर सकता है। यूपी में लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा होगी। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लव जिहाद को गैर जमानती बनाया गया है। यानी कि अगर लव जिहाद में आपकी गिरफ्तारी हुई या आप इसकी जद में आए तो यह गैर जमानती बनाया गया, यानी कि जमानत नहीं होगी। यूपी में धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगेगी और बेल मिलने में तमाम शर्तें लगाई गई हैं। तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में लव जिहाद रोकथाम का बिल पास कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में धोखे से या बलपूर्वक कराए गए मतांतरण के मामले में कानून और सख्त होगा। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मतांतरण कराकर या धर्मांतरण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा होगी। अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने यह कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध यानी संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया, जिसे पास भी कर दिया गया। तो योगी राज में लव जिहाद किया तो उम्र कैद पक्की। तो अगर लव जिहाद का खेल हुआ तो समझो उम्र भर जेल हुआ। तो योगी राज में लव जिहाद कतई बर्दाश्त नहीं। आपको बता दें कि अवैध मतांतरण या धर्मांतरण जैसी गंभीर घटनाओं पर तो इस खबर पर हमारे साथ यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से आज मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार या योगी का जो ये मंत्रिमंडल है, ये पूरी तरीके से लव जिहाद को लेकर पूरी तरीके से एक तरीके से कहें कि पूरा पहरेदारी कर दिया गया है। अनिल जी, बेशक होंगी योगी सरकार ने जिस तरह मानसून सत्र के दौरान लव जिहाद पर विधेयक आया है, उससे हम साफ कह सकते हैं कि लव जिहाद पर योगी सरकार का ये करारा प्रहार है। अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं है उत्तर प्रदेश में। उनको आजीवन कारावास की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था कर दी गई है। अब कोई भी आदमी अगर किसी के खिलाफ लव जिहाद का और उससे जुड़ी तमाम मामलों की FIR होती है तो उसे जमानत मिलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें सजा का जो दायरा है वो 14 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास तक के लिए व्यवस्था कर दी गई है। योगी सरकार एकदम सख्त है लव जिहाद को लेकर के और लव जिहाद करने वालों को लेकर के। साथ में जो इसकी आड़ में धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, जो एक नेक्सस चल रहा है, विदेश से फंडिंग तक की जो तमाम खबरें आ रही हैं, उसको लेकर के भी योगी सरकार ने व्यवस्था की है। अगर फंडिंग के जरिए विदेश से फंड लेकर के कोई किसी धर्म का परिवर्तन कराता है तो उसको भी 14 साल तक की सजा हो सकती है। योगी सरकार ने इस पर अब विधेयक लाकर कानून भी बना दिया है। एक साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य के इतर अगर किसी ने खुराफात करने की कोशिश की, धर्म से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो उसकी खैर नहीं है। उसकी जगह समाज में नहीं बल्कि जेल में होगी। एकदम साफ संदेश है मुख्यमंत्री योगी सरकार का, या फिर कहें योगी मुख्यमंत्री का। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। पुष्पेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये जो बिल पास किया गया है ये लव जिहाद को लेकर, इसमें क्या क्या प्रावधान है और जब 2020 में ये पहला कानून बनाया गया था उसमें क्या कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है या ये कहें कि कुछ नए प्रावधान जोड़े गए? क्या कुछ प्रावधान है, गाइडलाइन है पुष्पेंद्र?
देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो सजा को लेकर सबसे बड़ा प्रावधान है। जो पहले 15 साल की सजा थी, 10 साल की सजा थी, जुर्माने की जो रकम थी वो काफ़ी कम थी, उसको भी अब की बार बढ़ा दिया गया है। और योगी सरकार शुरू से ही धर्म परिवर्तन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आ रही थी, तो अब की बार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग इसमें किए हैं। तो अब की बार जो शिकायत पहले लड़की के पक्ष से किए जाते थे या उनका कोई सगे संबंधी थे वही शिकायत कर सकते थे, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी शिकायत कर सकता है और उम्र कैद भी हो सकती है। यहाँ पर तो जमानत मिलना भी मुश्किल है और जमानत के लिए भी सरकारी वकील को ही किया जाएगा। अगर उनसे बिना इजाजत के जमानत की जाती है तो उस पर भी कई तरह के जो सजा है वो भी हो सकती है। हालांकि 2020 के बाद जो संख्या केसों के हिसाब से देखने को मिली, जो धर्म परिवर्तन के जो मामले सामने आए, 527 मामले अब तक सामने आ चुके थे और जिनमें 65 नाबालिग लड़कियों के मामले थे। तो योगी सरकार लगातार आंकड़ों के हिसाब से इन चीज़ों को देख रही थी, तो योगी सरकार को कहीं ना कहीं लगा कि ऐसे कार्रवाई नहीं हो पाएगी, तो इसमें कुछ ना कुछ सख्त प्रावधान करने की जरूरत है। तो आज उन्होंने विधानसभा में जो विधेयक को पास करके कर दिया है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें अब की बार देखने को मिलेंगी। और हो सकता है जो योगी सरकार का जो सबसे बड़ा इसमें एजेंडा है कि धर्म परिवर्तन के पीछे आखिर कौन लोग हैं जो फंडिंग करते हैं, उनके भी कमर तोड़ने का काम इसमें किया जाएगा। उनको भी अलग से 10 लाख रुपए तक का जो रकम है, जुर्माना है, वो हो सकता है और उनको भी उम्र कैद की सजा इसमें हो सकती है। ठीक है। पुष्पेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मेरा सवाल तो बहुत सीधा सा है कि अगर 2020 में इसको लेकर कानून बना दिया गया था, तो फिर इसको लव जिहाद को लेकर इसका बिल पास करवा देना और फिर इसमें मॉडिफिकेशन कर देना, ये क्यों किया गया? इसके पीछे क्या रीजन है? एक तो और दूसरा, इसको लेकर जो विपक्षी दल है उनका क्या कहना है? देखिए, सदन में जो बिल है वो पास हो चुका है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इतना विरोध भी नहीं है कानून को लेकर के। मनसा मुख्यमंत्री और योगी सरकार की एकदम साफ है। 2020 में भी ये बिल लाया गया था जिसमें 10 साल तक की सजा की व्यवस्था थी, लेकिन बावजूद इसके हम अक्सर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले जो हैं वो कम तो हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। विदेश से फंडिंग के जरिए धर्मांतरण की शिकायतें भी आ रही हैं, जिसको लेकर के ये सरकार ने ये जरूरत समझी है कि इस पर और सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। आजीवन कारावास तक की व्यवस्था करने की जरूरत है। पायदेसी मनसा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट ने ये बिल पास किया है और जो व्यवस्था की है सख्त कानून की और सख्त सजा की व्यवस्था करके एकदम मैसेज कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब सब अपने धर्म के अनुसार काम करें। अगर दुराशय के साथ, गलत नीयत के साथ किसी ने किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ या फिर उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सीधे उसको जेल होगी। संदेश एकदम साफ है शिवम जी। अनिल जी, और इसको इस बिल को लेकर जो विपक्षी दल है जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, इनका क्या कुछ कहना है? इसको लेकर कोई बयान सामने आया? देखिए, अभी तक फिलहाल किसी भी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं विपक्षियों को ये लग रहा है कि इस कानून के जरिए जो योगी सरकार है वो हिंदुत्व की धार को जो है उस पर और धार दे रही है और कहीं न कहीं सांप्रदायिकता का माहौल बना करके अपना जो है चुनाव को पाजने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है और इसके जरिए सरकार संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व को लेकर के वो योगी सरकार जो है वो कटिबद्ध है, वो अपने वचन पे कायम है, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये संदेश देने की कोशिश योगी सरकार कर रही है। इस तरह के कुछ आरोप जो है वो विपक्षियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ठीक है। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। पुष्पेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, 2020 में इसको लेकर कानून बना था, अब लव जिहाद को लेकर बिल पास किया गया है। मेरा सवाल सीधा सा ये है पुष्पेंद्र, कि नियम कड़े कर देने से या पूरे तरीके से जो सजा का प्रावधान है उनको बढ़ा देने से, थोड़े नियम
कड़े कर देने से, सजा बढ़ा देने से क्या चीजें रुक जाएंगी, और या इस पूरे बिल के पास होने के बाद ये जो लव जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी उनमें कमी देखने को मिलेगी, या हम बिल्कुल उसी तरीके से देखेंगे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के समय में सरकार लगातार चालान काट रही थी, 50-50 हजार के भी चालान कट रहे थे, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही बनी थी। और क्या इसमें भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या घटनाओं में कमी आएगी इससे? देखिए शिवम, सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं, जो भी पुराने केस धर्मांतरण के पेंडिंग थे वो नए प्रावधान के हिसाब से उनमें सजा दी जाएगी। और आज जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था तो योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण को लेकर, मिशन शक्ति को लेकर बात की थी और उन्होंने बताया कि महिलाओं को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। हर थाने में महिला थाना अलग से बनाया गया है, महिला डेस्क अलग से बनाई गई है, और घरेलू हिंसा को लेकर 181 का नंबर जारी किया गया है। और अगर बाहर कोई किसी महिला के साथ कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी 1091 नंबर डायल किया गया है। तो कई तरह के उन्होंने महिलाओं को लेकर बातें कही। अब मामला आता है कि धर्मांतरण के मामले आखिर रुकेंगे कैसे। देखिए, अब जो नया प्रावधान है उसमें सजा को बढ़ाया गया है, और जो योगी सरकार के पास आंकड़े थे वो रुक नहीं पा रहे थे धर्मांतरण को लेकर, तो योगी सरकार ने जरूर इसको लेकर प्रावधान जो नया लागू किया है वो सोच समझ कर किया है, क्योंकि ये लगातार धर्मांतरण के जो मामले थे वो बढ़ते जा रहे थे और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आ रही थी। मैं आपको आज का ही ताजा मामला बता देता हूं। बरेली में आज ही ताजा मामला आया धर्मांतरण को लेकर। एक पादरी और उसके साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो वहां पर वो छोटे बच्चों का धर्मांतरण करा रहे थे। तो योगी सरकार को पता है, जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं उनको पता है कि रोज कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते हैं, और बिल्कुल भी नरम कार्रवाई से इन मामलों में कुछ नहीं होने वाला। सख्त रुख अपनाना पड़ेगा, जो आप योगी सरकार ने आज नया बिल पेश करके बताया है। तो इसमें कई तरह के हैं। अगर पहले क्या होता था, पहले अगर किसी का धर्म परिवर्तन हुआ है तो अगर उसके साथ उसके परिवार के लोग हैं वही शिकायत करते थे, लेकिन अब की बात बिल्कुल खुली छूट दी गई है। अगर किसी को भी पता है कि किसी का धर्म परिवर्तन होता है तो वो पुलिस में लिखित में शिकायत दे सकता है, FIR कर सकता है, और तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। जी ठीक है। अनिल जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे था कि देखिए सामने चुनाव है। मेरा सवाल थोड़ा आप तो समझ ही जाएंगे, सामने चुनाव है, क्या वो पर्सपेक्टिव भी ध्यान में रखा जा रहा है? क्योंकि पॉलिटिक्स में तो ऐसा चलता रहता है। क्या ये घटनाओं की बढ़ोतरी या अचानक से सामने चुनाव और थोड़ा वो हिंदू सॉफ्ट कॉर्नर वाला भी कोना पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये राजनीतिक दल? बेशक शिवम जी, जिस तरह से विधेयक पास किया गया है लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के, तो स्वाभाविक है वो इलेक्शन से उसको जोड़ा जाना। क्योंकि कोई भी चीज, अगर कोई भी कानून बनता है या सरकार कोई भी कदम उठाती है तो हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष में उसको लेकर के टकराव की स्थिति बन जाती है। मामला राजनीति से जुड़ ही जाता है। अगर लेकिन हम बात करें धर्मांतरण पर कानून और सख्त सजा की, तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदुत्व केवल हिंदू का जो। ठीक है अनिल जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, ऑन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में बाइक और मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे, एक बाइक और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। इस सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया था। थाना नजीबाबाद के गढ़मनपुर में फ्लाईओवर के पास 4 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक व्यक्ति से एक मोबाइल और बाइक लूटकर ले गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा वहां से आने जाने वाले रास्तों पर चेकिंग स्टार्ट की गई। गढ़मनपुर डैम पर चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने पर वे बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। इस पर पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया, जिस पर जवाबी कार्रवाई के दौरान एक अभियुक्त आयानपुर दिलसाद को दाहिने पैर में गोली लगी है तथा उसके पास से एक तमंचा 315 को बरामद हुआ है। शेष 2 बदमाश जंगल की ओर भागे, जिन्हें पुलिस टीम के द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। उसमें से एक अभियुक्त जो कि बाल अपचारी है तथा दूसरा अभियुक्त जिसे पूछने पर अपना नाम सादान पुत्र यूनिस उम्र 20 वर्ष बताया। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां एक अज्ञात बोलेरो ने कांवड़ियों को रौंद दिया। हादसे में 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल भी हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स युवक का शव लेकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल मामले की
घटना की पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है। जो आजमगढ़ बिहारीपुर मार्ग है, वहां पर कुछ कांवड़ियों की एक दुर्घटना में मृत्यु हुई है और एक कांवड़िया घायल था और एक कांवड़िया की मौके पर ही मृत्यु हुई थी। जो घायल कांवड़िया था उसको हम लोगों ने तत्काल मेडिकल कॉलेज रेफर करवाया था, लेकिन वहां पर मृत्यु हुई। तो ये दो लोग हैं और दोनों वहीं पर अमेदा गांव के रहने वाले हैं। दोनों ही अभी नाबालिग लड़के थे और गाजीपुर के ही हैं और दोनों लोग बनारस जा रहे थे अपना जल चढ़ाने के लिए। तो तत्काल मौके पर मैं भी पहुंचा और डीआईजी साहब भी बनारस से आए थे और इसमें सभी कार्रवाई इसमें की जा रही है। मुकदमा इसमें लिख लिया गया है और एक दो संदिग्ध वाहन जो थे उनको भी हम लोगों ने पकड़ा है और उनकी जांच की जा रही है। रास्ते में क्योंकि एक साइड रोड था और वहाँ रास्ते में काफी अंधेरा था, इस कारण ये घटना हुई है, लेकिन हमारी टीमें लगी हुई हैं और उस गाड़ी को और जो भी चालक था उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई इसमें। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक वंशी पहाड़िया और पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर के पुत्र विकास तोमर सहित 6 को सजा सुनाई है। कोर्ट ने वर्ष 2009 में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में पूर्व विधायक वंशी पहाड़िया, पूर्व सांसद पुत्र विकास तोमर सहित 6 को 5-5 महीने के कारावास और 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को कोर्ट ने जमानत पर रिहा भी कर दिया है। तो वहीं सिद्धार्थनगर में डग्गामार वाहनों के मालिकों के लिए स्वर्ग और प्रवासी यात्रियों के लिए नर्क बना दिया गया है। पूरे जिले में मुंबई, पूना, दिल्ली, हैदराबाद जाने के लिए बसें संचालित की जाती हैं। परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन के नाक के नीचे ये खेला जा रहा है। आपको बता दें कि एक बड़ी आबादी गैर प्रदेशों में रोजी रोटी कमाने के लिए इन शहरों का रुख करती है। रोजी रोटी कमाने के लिए जाने वाले यात्री इन बसों में सफर करने को मजबूर होते हैं क्योंकि ट्रेनों में जगह नहीं मिल पाती। मगर जब बस में लोग पहुंचते हैं तब उन्हें 2 की जगह 7 या 8 लोगों को बैठाया जाता है। परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने आज तक इन गाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। किसी और बड़ी दुर्घटना का शायद प्रशासन को इंतजार है। जब जिलाधिकारी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि टीम गठित करके अभियान चलाकर ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ज़रूर जो उत्तर प्रदेश सरकार का माध्यम से जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसका अच्छी तरीके से मतलब जनपद सिद्धार्थनगर में लागू किया जाएगा। और यात्रियों से बात हुई और इसके संबंध में हम लोग ने एक कार्य योजना भी बनाया और कार्य योजना के सापेक्ष मतलब जल्दी से जल्दी मतलब उसमें हम लोग एक अभियान भी चलाएंगे और जो उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश के क्रम पर मतलब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। रोज इसका निगरानी हम लोग रखते रहता हूँ। ऐसे बिना परमिट का या बिना फिटनेस का मतलब ऐसे गाड़ी जो होगा तो फिर उसके विरुद्ध मतलब जरूर हम लोग नियमानुसार। तो वहीं यूपी के मथुरा जनपद के गोवर्धन क्षेत्र में दबंगों के आतंक के भय से एक परिवार ने अपना घर ही नहीं बल्कि गांव भी छोड़ दिया। परिवार ने घर के बाहर दीवार पर पलायन करने का कारण भी लिखा। पीड़ित परिवार ने गांव से पलायन करने के बाद गोवर्धन थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पलायन करने का वीडियो वायरल होने के बाद अब गोवर्धन पुलिस भी लीपापोती करने में जुट गई है। पुलिस के बड़े अधिकारी इंस्पेक्टर के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। पुलिस के दरोगा से पीड़ित के दिए गए रुपए वापस मांगने का ऑडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि कार्रवाई के लिए पीड़ित परिवार से इंस्पेक्टर ने 25,000 और चौकी इंचार्ज ने 45,000 रुपए लिए थे। दबंगइयों के चलते हुए हम अपने घर को पलायन करके जा रहे हैं इस गाँव को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे केस को 1.5 महीना हो चुका है और उस 1.5 महीने के अंतराल में पुलिस की तरफ से हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हम और यहाँ पे हमें टाइम पे दबंगों के द्वारा और मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए हम गांव का पलायन कर रहे हैं। कंचनपुर गांव में एक ही परिवार के 2 भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ था। इसका वीडियो वायरल हुआ था और इस संबंध में एक मुकदमा 300/24 थाना गोवर्धन में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें सेक्शन 147, 49 और 148, 307, 452, 323 ये सेक्शंस में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी और 4 अन्य शेष है जिनके गिरफ्तारी के लिए दबिशें जारी हैं और इसमें शीघ्र ही इनको गिरफ्तार किया। तो वहीं जौनपुर में उस समय हड़कंप मचा जब एक मंदबुद्धि युवक नाली के अंदर घुसकर जाकर बैठ गया।
देखते ही देखते युवक नाली के बगल से गए नाली के सीवर में जाकर वहां पर फंस गया। इस दौरान सूचना मिलते ही पुलिस और नगर पालिका की टीम जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पागल मंदबुद्धि युवक को पुलिस ने बाहर निकाला और उसे मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचाया। मंदबुद्धि आदमी नाली के अंदर घुस गया था। करीबन 2 से 2.5 घंटे पहले घुसा था। वहाँ के आम पब्लिक लोगों ने हमको सूचना दिया कि एक आदमी अंदर घुस गया है, तो हम जो है सो नगर पालिका में फ़ोन किए और वहाँ से शुक्ला जी आए जेसीबी लेकर के, और पुलिस प्रशासन भी साथ में थे। तो उसको जो है सो जेसीबी से पटिया हटवा करके उसको निकाला गया। नाली ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें पता नहीं कैसे घुस गया उसमें। हाँ, अंदर सीमेंट चला गया था। अरे लगभग ये 2 घंटे से नाली के अंदर था। हालात उसका तो ठीक ही है। उसको पुलिस प्रशासन द्वारा नहवाया वहवाया गया, नया कपड़ा मंगा करके पहनाया गया। हालात तो देखने में ठीक ही है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।